हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो जैसे कि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो सभी बच्चे फेस करते हैं, वो ये है कि जब भी हमें हमारा क्वेश्चन पेपर मिलता है एग्जाम्स में, तो हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिरकार इस केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करें कैसे। कई बार हमें कंप्लीट द इक्वेशन टाइप आ जाता है, या फिर किसी और वे में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा होता है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन आएगी, इसको कैसे कंप्लीट करेंगे। तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज फील करते हैं। तो आपकी इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आज का वीडियो लेके आई हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझाने के लिए कि एग्जाम्स में आप लोग केमिस्ट्री को कैसे समझ सकते हो, कैसे आप लोग 100% श्योरिटी के साथ अपनी केमिकल इक्वेशंस को बिल्कुल सही लिख सकते हो। उनके जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने हैं, उसको बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसे प्रेस करना होगा, सो दैट मुझे अटेंडेंस मिल जाए कि कितने बच्चे अभी एट द सेम टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो बहुत यूजफुल है, इसे आगे से आगे शेयर जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे क्या रहता है कि जो हम लोग केमिस्ट्री को समझ नहीं पाते हैं, उसका कारण ये है कि हम लोगों ने उसे हमने जो हमारे केमिकल इक्वेशंस है उसे जनरलाइज नहीं किया है। जब भी आपने जनरलाइज कर लिया इक्वेशंस को, आपने सभी जनरल इक्वेशंस को अपने माइंड में बिठा लिया, उसके बाद किसी भी क्वेश्चन को आंसर करना आपको मुश्किल नहीं लगेगा। इसका टेस्टिमनी जो है इसी वीडियो के एंड में हो जाएगा, जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और आप मुझे बड़ी सी आसानी से आंसर दे पाओगे। आप कॉन्फिडेंट फील करोगे कि यस, हमें आंसर्स आ रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं चीज़ों को। लेकिन उसके लिए आपके पास आपका कॉपी होना चाहिए, पेन होना चाहिए नोट करने के लिए, और एक पूरी डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि मैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के इस वीडियो को रोक के बिना अपना पूरा का पूरा काम जो है वो कंप्लीट करूँगा। तो मैं यहाँ बता दूं कि आप इस वीडियो में क्या देखने वाले हो। इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ पूरी केमिस्ट्री, यस, चारों चैप्टर के जितने भी केमिकल इक्वेशंस हैं जनरल वाले, एक ही वीडियो में। इसी एक वीडियो में आप अपने सभी चैप्टर्स के, 4 चैप्टर्स के जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उसे अच्छे से समझ लोगे जनरलाइज्ड वे में, और आप बड़ी ही आसानी से फिर क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहली जो टाइप है हमारे पास, वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमारे पास डिफरेंट रिएक्टेंट्स रहते हैं जो कि कंबाइन होकर हमें एक सिंगल प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दैट देयर कुड बी 2 और मोर रिएक्टेंट्स, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स हो जाते हैं, बट यू विल गेट अ सिंगल प्रोडक्ट। आपको एक सिंगल प्रोडक्ट ही मिलेगा। मान लो अगर हम लोग कार्बन की बात करें, कार्बन एक, दूसरा रिएक्टेंट ऑक्सीजन, कंबाइन होके क्या बना देंगे, CO2। और साथ में याद रखना कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है वो एक्सोथर्मिक रहते हैं, साथ में एनर्जी जो है वो इवॉल्व होती है। इसके बाद आगे हमारे पास दूसरी काइंड, वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में हमारे पास क्या रहता है, दैट वी हैव अ सिंगल रिएक्टेंट जो कि एनर्जी एब्जॉर्ब करने पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स में टूट जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, अगर मैं इसे हीट कर दूं, ये मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, CaO अलॉन्ग विद CO2। इसी तरह से लेड नाइट्रेट है, PbNO3 होल ट्वाइस, एक ही रिएक्टेंट है, मैं इसे हीट कर दूं, ये मुझे प्रोवाइड करेगा लेड ऑक्साइड अलॉन्ग विद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। तो मतलब ये डीकम्पोजिशन वाली टाइप हो सकती है कि आपको सिर्फ अगर एक ही रिएक्टेंट गिवन है, अगर आप उसे हीट कर रहे हो, उसे सनलाइट प्रोवाइड कर रहे हो, उसमें इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू पास करवा रहे हो, तो वो जो एक रिएक्टेंट है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में टूट जाएगा। और यही चीज होगी कि जो हमारे पास एलिमेंट्स, जो एटम्स हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे है, सेम उन्हीं एटम से हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो है वो आपको हमेशा याद करने ही पड़ते हैं। कुछ पॉइंट है यहाँ पे रिमेम्बरिंग का भी चलेगा, लेकिन जो जनरलाइज है वो यही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं,
और हमारे पास किस तरह के रिएक्शंस रहते हैं, हमारे पास कंबस्शन रिएक्शंस जो है, कंबस्शन रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब अगर आपके पास कार्बन का कोई कंपाउंड है, जैसे मान लो ये आपके पास मीथेन है CH4, अगर आप लोग मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर दोगे तभी आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर अलॉन्ग विद लाइट एंड हीट। तो मतलब कंबशन रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट और हीट का बनना तो जरूरी है ही। अगर आप हाइड्रोकार्बन को किसी को बर्न कर रहे हो तो वाटर भी बनेगा। अगर आप कार्बन को प्योरेस्ट फॉर्म में आप लोग क्या कर रहे हो, अगर बर्न कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तभी आपको CO2 अलॉन्ग विद हीट एंड लाइट मिलेगा। तो ये हो गया कंबशन रिएक्शन, ये रिएक्शंस हो सकते हैं। इसके बाद हमारा आ गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट की टाइप है। इट इज अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। होता क्या है इसमें, अगर हमारे पास कोई एसिड है, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करने पे हमें बना के देता है सॉल्ट अलॉन्ग विद वाटर, सॉल्ट और वाटर मिलता है। जैसे अब ये HCl है, HCl एसिड है, NaOH बेस है, तो HCl से H और बेस से OH, इन्होंने मिलके क्या बना दिया, वाटर, और जो बचा Na और Cl, ये हमारा NaCl क्या बन गया, सॉल्ट। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमें पता है दैट जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, more reactive element displaces less reactive element। more reactivity वाला एलिमेंट जो है वो कम रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास Fe है, Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो इसलिए ये जो Fe है ये Cu को डिस्प्लेस कर देगा। तो जो हमारे पास ब्लू कलर का CuSO4 है, इस कॉपर की जगह पे क्या आ जाएगा, Fe, और हमें मिलेगा ग्रीन कलर का FeSO4, और जो कॉपर है वो अलग हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो है ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देन हमारे पास ये यहाँ पे कॉमन रिएक्शंस है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में। ओके, अब सबसे पहले एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट बनाएगा अलोंग विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। कभी भी एसिड, कौन सा एसिड यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, डाइल्यूट एसिड की, अगर कभी भी हमारे पास डाइल्यूट एसिड है तो मेटल के साथ रिएक्ट करने पे हमेशा ही सॉल्ट बनाएगा अलोंग विद एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर एसिड मेटल की हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड सच एज NaOH, Na क्या है, मेटल, और इसकी हाइड्रोक्साइड क्या हो गई, NaOH। तो मतलब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बेस की। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस। तो मतलब मेटल की ऑक्साइड मींस वी आर रेफरिंग टू अ बेस। तो अगर यहाँ पे हमारे पास एसिड जो है, एसिड अगर मेटल की हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तभी भी ये सॉल्ट ही बनाता है, तभी भी ये क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा अलोंग विद द प्रोडक्शन ऑफ वाटर, साथ में बनेगा वाटर। अब इसकी एक एग्जांपल देख लो कि मान लो मेरे पास HCl है और ये बेस के साथ यानी कि मेटल हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, यहां से H गया, OH गया, क्या बना, वाटर अलोंग विद सॉल्ट, दैट इज NaCl। तो बेसिकली ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड अ बेस दैट गिव्स अस सॉल्ट एंड वाटर। अगर एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल ऑक्साइड के साथ, जैसे सोडियम का ऑक्साइड हो गया सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम का ऑक्साइड हो गया पोटेशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मतलब कभी भी मेटल अगर मेटल की ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा फिर से सॉल्ट बनाएगा अलोंग विद द प्रोडक्शन ऑफ वाटर। देखो सेम सी चीजें बन रही है ना हर बार। अब अगर एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल कार्बोनेट के साथ, कभी भी रिएक्शन कार्बोनेट के साथ हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बाइकार्बोनेट के साथ, आपको हमेशा ही CO2 मिलना है, हमेशा ही वाटर मिलना है, और साथ में क्या बनेगा, सॉल्ट।
अब यही अगर हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड, अगर देखो ऑक्साइड जो है, मेटल की ऑक्साइड हम लोगों को पता है, नॉन मेटल की जो ऑक्साइड्स होती हैं, नॉन मेटल की ऑक्साइड्स एसिडिक रहती है। तो अगर कोई भी एसिडिक ऑक्साइड अगर बेस के साथ रिएक्शन दे रही है, वही हो गया ना एसिड बेस का रिएक्शन हो गया, न्यूट्रलाइजेशन, इट विल गिव यू अगेन सॉल्ट एंड वाटर। तो देखो जनरलाइज करके देखो, आपको हर बार सॉल्ट तो मिल ही रहा है। तो वो चीज है, अगर मेटल सिर्फ और सिर्फ एसिड, अगर एसिड सिर्फ और सिर्फ मेटल के साथ रिएक्ट करे, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, अगर बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट एंड वाटर, अगर मेटल के ऑक्साइड के साथ एसिड रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट एंड अगेन वाटर, अगर मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट कर रहा है, तभी यहाँ पे CO2 और H2O बनेगा अलोंग विद द प्रोडक्शन ऑफ सम सॉल्ट। देन एसिडिक ऑक्साइड और बेस में रिएक्शन, एसिडिक ऑक्साइड क्या होगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ठीक है, ये जो हमारे पास नॉन मेटल की ऑक्साइड्स रहती हैं ये एसिडिक होती हैं। तो एसिडिक ऑक्साइड अगर रिएक्ट कर रही है बेस के साथ, तभी भी आपको न्यूट्रलाइजेशन के अनुसार क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर। ऐसी चीजों को आपने माइंड में रखना है। देन आगे बढ़ते हैं। अब ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर और ऑक्सीजन। कभी भी आपके पास मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। जैसे कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन दैट इज O2, कॉपर की ऑक्साइड CuO, एल्युमिनियम की ऑक्साइड Al2O3। तो मतलब यही है, मेटल एंड ऑक्सीजन गिव्स द मेटल ऑक्साइड। याद क्या रखना जो इंपॉर्टेंट है हमारे एनसीईआरटी में, जो कॉपर की ऑक्साइड है उसका रंग काला होता है। तो ये जो कलर्स के अकॉर्डिंग आपको चीज जो है वो याद रखनी है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अब सोडियम ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्सीजन, पोटेशियम ऑक्साइड, वही उस चीज को बता रहा है ना कि कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर उसी मेटल की ऑक्साइड बनाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है दैट अब ऑक्साइड तो बन गई, मेटल की ऑक्साइड बेसिक हो सकती है, मेटल की ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक हो सकती हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हम लोग क्या बोलते हैं, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करे। It reacts with both acids and bases. एसिड्स बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया Al2O3, जिंक ऑक्साइड हो गया ZnO, ये दोनों ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। दोनों ही जो है अगर ये रिएक्ट करती हैं एसिड के साथ तभी भी सॉल्ट और वाटर बनाएगी, बेस के साथ रिएक्ट करेगी तभी भी सॉल्ट और वाटर ही बनाएगी। अब बेसिक ऑक्साइड्स जो होती हैं दे कैन डिसॉल्व इन वाटर, कुछ डिसॉल्व हो जाती हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं एल्कलीज। सोडियम ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड हो गया, एल्कली है। जो नॉन एल्कली है वो है कॉपर ऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपके पास मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट करे, एसिड क्या होना चाहिए, डाइल्यूट, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी अलोंग विद द प्रोडक्शन ऑफ मेटल सॉल्ट। जैसे मैग्नीशियम Mg HCl के साथ रिएक्ट करेगा, H2 बनना है तो 2 HCl लगेंगे, H2 गया, बचा क्या MgCl2, MgCl2 क्या हो गया, सॉल्ट, और साथ में देयर इज एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से एल्युमिनियम है, HCl के साथ रिएक्ट करेगा, एल्युमिनियम की क्लोराइड बनेगी AlCl3 अलोंग विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। याद क्या रखना है दैट हाइड्रोजन गैस जो है ये पॉप साउंड के साथ बर्न करती है, इट बर्न्स विद पॉप साउंड, पॉप साउंड के साथ बर्न करती है। मैचस्टिक को इसके नजदीक लाके देखा जा सकता है, अगर पॉप पॉप की आवाज आती है तो हाइड्रोजन है वरना नहीं है। नेक्स्ट हो गया, अब रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स में आपने ये चीज याद रखनी है कि अगर तो आपके पास HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, वो तो हमें सॉल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट मेटल डिफरेंटली रिएक्ट करेंगे,
दैट इज अ डिफरेंट केस कि अगर हमारे पास ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो विग्रसली रिएक्ट करेगा, कम रिएक्टिव है तो उसे रिएक्ट होने में टाइम लगेगा। सो रिएक्शन की स्पीड क्या है वो रिएक्टिविटी पे डिपेंड करेगी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है वो ये है, जब रिएक्शन हो रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ तो कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे आपको हाइड्रोजन गैस जो है उसका एवोल्यूशन नहीं मिलेगा, कुछ केसेस में जो हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व होगी। अब याद रखना, आमतौर पे अगर मेटल को आप लोग नाइट्रिक एसिड कौन सा होता है, HNO3, अगर आप इसको नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तभी आपको जो है वो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जैसे ही हाइड्रोजन बनेगी ये उसको ऑक्सीडाइज करवा देगा वाटर में, तो आपको यहाँ पे वाटर मिलेगा, H2O मिलेगा, H2 नहीं मिलेगा। और यही जो, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए नाइट्रिक एसिड अपने आप को रिड्यूस करवा लेगा टू वन ऑफ इट्स ऑक्साइड, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपको मिल जाएगी। सॉल्ट जो बनना है वो तो बनना ही है, बस ये चीज याद रखना, हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी, वो ऑक्सीडाइज होकर उसकी जगह क्या आ जाएगा, वाटर, और नाइट्रिक एसिड खुद को रिड्यूस करके क्या बना देगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, जैसे ये जो क्वेश्चन है मैंने शॉर्ट वीडियो में भी करवा रखा है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियोस में भी रेगुलरली बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स को करवा रही हूँ। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जब भी हम लोग मेटल को रिएक्ट करवाना चाहते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व क्यों नहीं होती है, या फिर क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि किस मेटल के साथ रिएक्ट करवाएं हम लोग, कि हम किस एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं मेटल को कि हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन ना हो, तो कौन सा एसिड है, नाइट्रिक एसिड। लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पे, अगर हम लोग बहुत ज्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले ले तब हाइड्रोजन गैस रिलीज हो भी जाती है, बट सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम Mg और मैंगनीज Mn के केस में। मतलब आमतौर पे जो नाइट्रिक एसिड है वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता। स्पेशल कंडीशन, अगर नाइट्रिक एसिड को बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर लिया तब ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर भी सकता है। किसके केस में, सिर्फ और सिर्फ मैंगनीज और मैग्नीशियम के केस में। और यही से एग्जाम में क्वेश्चन आया कि वैसे तो जो नाइट्रिक एसिड है वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता है मेटल के साथ रिएक्ट करने पे, कारण बताएं। लेकिन फिर भी ये दो मेटल्स के केस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर सकता है, उन दो मेटल्स का नाम बताइए। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन हो गया, तो बहुत अच्छे से याद रखना। इसके अलावा यहाँ पे जो मेटल्स की बात हो रही है ना, हम बात कर रहे हैं एक्टिव मेटल्स की, जो हमारे पास एक्टिविटी सीरीज में कॉपर से हाइड्रोजन से ऊपर ऊपर, अब ये जो कॉपर है ये तो हाइड्रोजन से नीचे लाई करता है, इसका मतलब ऑब्वियस है ये हाइड्रोजन को इवॉल्व नहीं करवा सकता। तो अगर हम लोग किसी भी एसिड में कॉपर डालेंगे, कॉपर हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि जो कॉपर है वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे लाई करता है। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मूव करेंगे अब रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। अब जो मेटल के साथ रिएक्शन रहेगा वाटर का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में। देखो भैया, इतनी चीज है कि आप मेटल ले रहे हैं, आप उसमें वाटर डाल रहे हैं, आपको मेटल का हाइड्रोक्साइड मिलेगा along with the evolution of hydrogen gas। लेकिन खास बात क्या है, हर एक मेटल जो है वो ऐसे ही पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता। यहाँ पे कुछ मेटल्स हैं जो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं,
कुछ मेटल्स गर्म पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, और कुछ तो रिएक्ट करते ही नहीं। और सर्दियों वाला हिसाब भी हो गया कि कुछ बंदे हैं भाई आराम से ठंडे पानी के साथ भी नहाने को तैयार है, कुछ को नहाने के लिए थोड़ी मोटिवेशन चाहिए, सर्दियों में पानी गर्म होना चाहिए। और कई तो भाई इतनी महान हस्तियां, मतलब होता है कई बार है ना, मन नहीं है तो शायद स्टीम से ही काम चला लेंगे भी, हाँ नहाने की फीलिंग आ गई है, बाकी तो छोड़ो। और कुछ ऐसे, अरे भाई दूर से ही नमस्कार, ना हमें ठंडा पानी चाहिए, ना गर्म पानी चाहिए, ना स्टीम चाहिए, हम तो ऐसे ही बस दूर ही ठीक है, हमें पानी के साथ रिएक्ट मत करवाइए। ये केस है इन एलिमेंट्स का। तो हमारे बहुत ही ज्यादा एक्टिव मेटल्स, सोडियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये तीनों ही तैयार है ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करवाने के लिए। साथ में इवॉल्व होती है हीट। जब सोडियम रिएक्ट करेगा, जब पोटेशियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ, बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होती है, और जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है इस केस में, इट रेडियली कैचेस फायर। तो मतलब सोडियम और पोटेशियम का जो रिएक्शन है वाटर के साथ बहुत ज्यादा वायलेंट हो गया, बहुत ज्यादा वायलेंट हो गया। कैल्शियम जो है थोड़ा ठंडा प्राणी है, सोडियम और पोटेशियम जितना विग्रस रिएक्शन नहीं देगा, पर हाँ ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अब इसकी खास बात क्या हो गई, अब देखो ये तो लेस वायलेंटली रिएक्ट कर रहा है, मतलब इतनी ज्यादा हीट इवॉल्व नहीं हुई है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो फायर कैच करे। पर होगा क्या कि जो कैल्शियम है, कैल्शियम के सरफेस के साथ हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं वो स्टिक हो जाएंगे, और इस वजह से जो कैल्शियम है वो पानी के ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। और ये जो मैंने बहुत ज्यादा डीप में इसका वीडियो बनाया हुआ है कि जो मेटल्स हैं वो पानी के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, उसका लिंक मैं दे दूंगी, अब उसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। देन हॉट वाटर, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करने वाले कौन से हैं, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है मैग्नीशियम। हॉट वाटर के साथ कौन रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम। रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। वही चीज है, तीनों ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा गर्म पानी के साथ। जो अगले तीन आ गए महान बंदे, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। ये बोले भैया हमें स्टीम के साथ रिएक्ट होने दो, एक्सेप्शन, मेटल का हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगे, मेटल का ऑक्साइड बनाएंगे। मतलब एल्यूमिनियम अगर रिएक्ट कर रहा है स्टीम के साथ, ये एल्यूमिनियम की ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोक्साइड नहीं। इसी तरह से जो आयरन है ये भी मिक्स्ड ऑक्साइड बनाएगा, Fe3O4, ये भी जो है वो हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा, और जिंक भी अपनी ऑक्साइड ही बनाएगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में। जिसने ध्यान से नहीं पढ़ा है वो तो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखता रह जाएगा ना। पर याद रखिएगा स्टीम के साथ जब भी मेटल रिएक्शन दे रहे हैं, वो हाइड्रोक्साइड नहीं भैया, अपनी ऑक्साइड बना रहे हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इसके रिलेटेड मैंने बहुत ही डीप में वीडियो बना रखा है, उसे देखिएगा जरूर। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स जो है वो गिवन है। अब जो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेंगे, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, बड़े ही नोबल मेटल्स है। प्लैटिनम भी हो गया, प्लैटिनम भी रिएक्शन नहीं देता है, नोबल मेटल है। तो बस ये चीज हो गई। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कार्बन के इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कंबस्शन हो गया, जैसे पीछे देखा हम लोग देख ही चुके। कंबस्शन मतलब क्या, कार्बन को या कार्बन के कंपाउंड्स को अगर बर्न कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तभी आपको क्या मिलता है, क्या मिलता है जल्दी से बताइए। आपको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद हीट एंड लाइट। वाटर भी मिलेगा अगर हाइड्रोकार्बन यूज कर रहे हो। देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एडिशन रिएक्शन, इनके लिंक्स जो है डीप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एक एक रिएक्शन को बहुत एक्सप्लेन करके मैंने बताया हुआ है, उन्हें जरूर देख ले। जनरल बता रही हूँ, जनरल जो है वो पता होनी चाहिए, इनके बेसिस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। देन इसके बाद हो गया आपका एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन।
बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में क्या है, कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको मिलेगा एस्टर अलोंग विद वाटर। एस्टर कैसे बना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या गया, OH, अल्कोहल से गया H। अब जोड़ दो जो बचा, R1 C डबल बॉन्ड O, और इधर से क्या आ गया OR2, क्या आ गया O-R2। ये आपके पास बच गया एस्टर, O का बॉन्ड है R2 के साथ, और साथ में क्या बना, वाटर। तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन एग्जाम में आएगा, लिख के ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टेरिफिकेशन एंड सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन में क्या है, वही जो एस्टर आपके पास बना है उसमें अगर आप कोई एल्कली यानी कि NaOH या QH डाल देते हो तो आपको मिलता है इस तरह से, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है तो सोडियम का सॉल्ट मिलेगा आपको, जो भी यहाँ पे CH3CO, यहाँ से एक R का पार्ट निकाल दो, दैट कंबाइंस विद OH, तो आपको मिलेगा एक अल्कोहल along with सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को आंसर करके देखो। कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, मैं कंप्लीट कर रही हूँ। अल्मीनियम ऑक्साइड प्लस HCl। अल्मीनियम ऑक्साइड के बारे में मैंने आपको बताया था, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेगी, रिजल्ट में बनाएगी क्या, सॉल्ट एंड वाटर। मतलब जब ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है तब इसका खुद का नेचर क्या है, बेसिक। बेस और एसिड का रिएक्शन क्या देता है आपको, हमेशा सॉल्ट एंड वाटर। तो अल्मीनियम का सॉल्ट क्लोराइड के साथ, सॉल्ट बन गया AlCl3 और साथ में बना वाटर H2O, इजी। नेक्स्ट, K2O पोटेशियम ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ। मेटल ऑक्साइड्स मैंने आपको क्या बताया अभी, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बेसिक है तो बेस बनाएंगे KOH। देन Fe का रिएक्शन H2, अभी देखा ना कि आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब ये रिएक्ट करेगा H2 इन द गैसियस फॉर्म, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा, ऑक्साइड Fe3O4 along with the evolution of hydrogen gas। देखो इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हो। अब नेक्स्ट आ गया, एन एलिमेंट X डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम इट्स एक्वस सोल्यूशन। आयरन का एक्वस सोल्यूशन मान लो मेरे पास है FeSO4, ठीक है, इसमें कहते हैं डाल दिया कोई एलिमेंट X, और ये जो एलिमेंट X है ये Fe को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब X इज मोर रिएक्टिव देन Fe। ओके, एक्वा सोल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट इज FeSO4 हमने लिख लिया। लिस्ट योर ऑब्जर्वेशंस इफ द एलिमेंट X इज ट्रीटेड विद द एक्वा सॉल्यूशंस ऑफ कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट एंड सिल्वर नाइट्रेट। कहते हैं आप अपनी ऑब्जर्वेशन बताइए कि जब भी X को रिएक्ट करा जाएगा किस किस के साथ, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4, जिंक सल्फेट ZnSO4 एंड सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। तो कहते हैं जब ये इनके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, देखो पहला तो हमें बता दिया, X Fe को डिस्प्लेस करता है, बनाएगा X का कोई सॉल्ट सल्फेट के साथ, और जो Fe है वो अलग होना चाहिए, मतलब ये Fe से ज्यादा रिएक्टिव है। ओके, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन अरेंज X, Zn, Cu and Ag in the increasing order of the reactivity। ये बाद में करते हैं, पहले इसे सॉल्व कर ले। अब देखो, अगर हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं, लिख लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, अब देखो ये रहा हमारा Fe, जो जो एलिमेंट्स है उसे पॉइंट आउट कर लो। Fe है, Cu है, Zn है, और ये हमारे पास Ag सिल्वर है। अब देखो सिंपल सी बात है, जो X है वो Fe से ज्यादा रिएक्टिव है, अगर Z Fe से ज्यादा रिएक्टिव है मतलब वो Fe से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगा।
अगर वो Fe से रिएक्टिव है तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है वो कॉपर और सिल्वर से भी रिएक्टिव होगा, ठीक है ना। अगर वो Fe से ऊपर है कहीं सीरीज में, ऑब्वियसली इन दोनों से तो ऊपर है ही। इसका मतलब जो X है, X जो है ये कॉपर को भी डिस्प्लेस कर सकता है, X जो है ये सिल्वर को भी डिस्प्लेस कर सकता है। अब बात रही जिंक की, जिंक तो सिर्फ एक ही नंबर ऊपर है ना उससे, Fe से, तो ऑब्वियसली जो हमारे पास एलिमेंट X रहेगा वो जिंक को भी डिस्प्लेस कर पाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या है, जो X है वो ना सिर्फ Fe से बट जिंक से भी रिएक्टिविटी में ज्यादा है, जिंक इन टर्न Fe से रिएक्टिविटी में ज्यादा है, Fe कॉपर से ज्यादा है रिएक्टिविटी में, और जो कॉपर है वो सिल्वर से ज्यादा है रिएक्टिविटी में। तो ये क्वेश्चन है 2020 का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डन, समझ पा रहे हो? तो मतलब जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो होनी बहुत जरूरी है। आपको अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको लिखना आना चाहिए। जब आप ऐसे क्वेश्चंस को लिखते हो तभी आप लोग के चांसेस जो है उस चीज को सॉल्व कर पाने के वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखो, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। मैंने बोला ना एग्जाम्स में आया हुआ है, देख लो ये क्वेश्चन 2016 में, क्या उसके बाद भी बहुत बार आ रखा है। तो क्या रीजन बताया मैंने अभी आपको, आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। देन जिंक ऑक्साइड इज कंसिडर्ड एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैंने आपको बताया है। मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं भाई? बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसके पास इधर उधर घूमने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो देखा आज का वीडियो कितना इंटरेस्टिंग है। इसी तरह की और वीडियोस जो है मैं आपके लिए लाती रहूंगी। पहले भी बहुत सारे वीडियोस जो है आपके लिए बना चुकी हो, उनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन रहेंगे, उन्हें एक बार ज़रूर देख ले और चैनल के साथ बने रहें। सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, लाइक कर दे वीडियो को और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।